सो स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं आपको। प्रेसी राइटिंग बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट कैरीज 20 मार्क्स, ठीक। एंड द सेम अप्लाइज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी 20 मार्क्स है, ठीक है जी। सो टोटली दोनों क्वेश्चन के 40 मार्क्स बनते हैं। ये दो क्वेश्चंस इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दो क्वेश्चंस में आपके स्किल्स टेस्ट होते हैं। योर स्किल्स आर बीइंग टेस्टेड, देयरफॉर दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे कैरी सम वेट। तो इसको आप प्रॉपर्ली समझने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट लाइक द प्रेसी। इसको आपने उसी तरह से समझना है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग इज कि आपसे सिलेबस क्या डिमांड करता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसने सिलेबस में ये चीजें बताई हैं जो आपके सामने है। वो कहता है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, राइट अ केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस, कंटेंट वाइज दैट वुड बी रिच बट नॉट वेरी टेक्निकल और डिसिप्लिन स्पेसिफिक शैल बी गिवन। जो पैसेज आपको मिलेगा ना वो दैट वुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। वो किसी लिटरेचर के सोर्स से भी हो सकता है, कोई साइंटिफिक जर्नल या मैगजीन से भी हो सकता है, कहीं किसी भी सोर्स से हो सकता है। वो टेक्निकल नहीं होगा पैसेज, लेकिन कंटेंट उसका रिच होगा। इट वुड बी रिच इन कंटेंट इन सब्सटेंस, ठीक है जी। फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस पैसेज के आखिर में पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पास पेपर उठा के देख लें तो एक मरतबा 4 क्वेश्चंस आए और 5 मार्क्स ईच। सो 4 into 5 या 5 into 4 डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है जी। सो बी मेंटली रेडी कि कम से कम आपके 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स मूव अहेड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपकी एबिलिटी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपकी एबिलिटी है टू इजीली एंड एफिशिएंटली रीड टेक्स्ट फॉर मीनिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई रीडिंग सामने आए, कोई बुक हो, कोई कोई सोर्स हो जिसे आप पढ़ते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड इट, यू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, या यू ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग फ्रॉम दैट यूजीसी बुक। तो उस कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को, उस एबिलिटी को जिसके जरिए से आप एक चीज जब पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट नेसेसरली कि आपको पैसेज हो और उसके आखिर में 5 क्वेश्चन हो, इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ जर्नल एबिलिटी। इट इज अ जर्नल एबिलिटी, आपकी किसी की भी हो सकती है। जब वो कोई बुक पढ़े, कोई मैगजीन पढ़े, कोई चैप्टर पढ़े, कुछ भी पढ़े और उससे वो इजीली एंड एफिशिएंटली मीनिंग निकाले कि उसका मीनिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं प्रॉपर्ली अब क्लास स्टार्ट करूं, लेट्स गिव यू you see a small comprehension passage for understanding. स्टूडेंट्स मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ें। चलिए, टेक योर टाइम एंड रीड इट प्रॉपर्ली। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा और ये पैसेज दोबारा नहीं दिखाऊंगा, याद रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, पढ़ लिया? समझ के पढ़ा है? Should I start asking questions from you? Maria Bashir is saying no. Okay, पढ़ लें मारिया, पढ़ लें।
G students, done? Reading done? Okay, reading is done now. So let's G students, which statement tells you that Mr. Merriweather was dreaming? Write down your answer in your register first of all. फिर बाद में हम देखेंगे. Write down your answer in registers A, B, C, D, E. वो हम आखिर में देखेंगे. Please don't share in the chat box. Write down your answers in the registers. ठीक है जी? Okay. Now, question number 2. Mr. Merriweather felt sure that his wife had left the house because A, B, C, D, E. Answer done? लिख लिए? Should I go to question number 3? Okay, जी students, I'm going to question number 3. Question number 3 says the word accustomed in line 8 could most accurately be replaced by. पहले इसको पढ़ लें फिर मैं आपको line 8 शो करूंगा. पहले ऑप्शंस देख लें. Okay, now I'm showing you the options. Line 8. Line 8 में देखें accustomed. Done? हो गया? Okay जी, चले. Good. Question number, oh sorry, question number 3. आप आंसर करें. इसको आंसर करें. हाँ जी, हो गया? Answer done? चैलेंज. Let's move to question number 4. पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लें, पर I will show you line number 6. पहले ऑप्शंस देख लें, फिर मैं आपको line number 6 बताता हूं. देख लिए ऑप्शंस? Should I go back? Line number 6 शो करूं मैं आपको? चले, line number 6 आपको शो करते हैं. देख लें, line number 6 देखें. Done? Okay. Last question. अच्छा, ऑप्शन मैं बता दूं दोबारा. आंसर करें. डन. ओके, लास्ट. ये है जी लास्ट क्वेश्चन. आंसर्स रिटन. चलिए जी, गुड. अब आई एम गोइंग टू शो यू द करेक्ट आंसर्स और आप अपने आंसर से उसको टैली कीजिएगा. इन द स्कोर फॉर दिस इज आउट ऑफ 5, राइट? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए जी, दीज आर द आंसर स्टूडेंट्स. अब आप शेयर करें अपने आंसर के साथ, उसको टैली करें. बताएं मुझे. The meaning of a word is asked from you, or your meaning of a phrase is asked from you from the passage. तो इसको कहते हैं, this is the first level of comprehension. इसको हम कहते हैं lexical comprehension. Write down in your
register lexical comprehension. लिख लिया? लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन का जवाब ऐसा है कि यू रीड द पैसेज और आप उस पैसेज को, उस लाइन को, और खास तौर पे उस पैसेज में जो लाइंस है उससे आपने वो पिक करना है एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो जो लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन है, लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन का जवाब आपको मिलेगा थ्रू कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब आप कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो उसको आप लिखेंगे अपने अल्फाज में। दैट वुड बी द आंसर ऑफ द कॉन्टेक्सचुअल, that would be the answer of the question to the contextual comprehension. समझ आ रही है आप लोगों को? The paper checker is not expecting the, you say, the dictionary meaning, बल्कि the paper checker is expecting कि how do you comprehend the meaning from the context. So the first type of comprehension is clear to you, students? Should I go ahead? Should I move ahead, students? समझ आ रही है आप लोगों को? Now read the second question. What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? How are you going to give the answer of this question? Comprehension को reference comprehension भी कहते हैं. So ऐसा question जब आपसे पूछा जाए जिसका आंसर आप पैसेज से ढूंढ सकें, any question the answer of which can be found as a reference in the passage, that kind of question or that kind of comprehension is called reference comprehension or literal comprehension. ठीक है, जवाब जो भी हो वो आपको पैसेज से मिल जाएगा, the view of the author, वो जो कुछ भी कह रहा है. What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? तो आप कहेंगे according to the writer this phrase means, या beauty is not an ornament to life means जो उसने पैसेज में लिखा है, the answer of which will be available in the passage in the shape of a reference or in the shape of sentences. तो आपने just उसको find out करना है and you just need to give the answer of it. This is the second type of comprehension. I hope you understood this. Yes or no? आगे चलें? Okay, good. Now I'm telling you the third type of comprehension. Third type of comprehension. What leads us to believe that this passage is from a science fiction story? कौन जवाब देगा मुझे? इसमें किस तरह से जवाब देना है? चलें जी, tell me your strategy to this, toward this question. Who is going to give me the answer? Raise up your hand. जी, you are audible. Okay sir. सर एक्चुअली वो पैसेज पढ़ के ही इंसान को आइडिया होगा कि जो उसने स्टोरी उठाई है, ये स्टोरी आपके पास किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से या रियलिटी बेस्ड है, तो वो पैसेज से ही आइडिया होगा. तो पूरे पैसेज की थीम से इंसान अंदाजा लगा सकता है उसको. Very good, very good. Short answer but very relevant answer. Good, I like it. I appreciate. और someone else, कोई और जवाब देगा? Another candidate, another student who wants to enter. अच्छा जी. अक्सा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, जवाब दें. Yes sir, we will find the examples from the passage and then we will quote in the answer. तो आप सिर्फ एग्जांपल्स ढूंढेंगी? जस्ट एग्जांपल्स? सर आर्ग्यूमेंट होगा ना उस एग्जांपल के साथ के वो उसको हेल्प करेगा हमें बताने के लिए कि ये चीज इस पैराग्राफ के अंदर बताई है राइटर ने. अच्छा, तो हाउ आर यू गोइंग टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन कि ये साइंस फिक्शन स्टोरी है? So the facts and figures, facts or the explanation of that story will tell us that whether it is this passage is talking about science fiction story or not. Good, बहुत अच्छे, good. जी स्टूडेंट्स, नाउ ये जो थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन. पहले लिख लें फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं. द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन. इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन को इसको इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं. मैंने चैट बॉक्स में लिख भी लिया है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन है या जो इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन है, इसका आंसर आपको पैसेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस की शक्ल में नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक रेफरेंस कॉम्प्रिहेंशन.
रेफरेंस कॉम्प्रिहेंशन इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। रेफरेंस की बात करो जो पहले पढ़ाए थे लिटरल, लेकिन जो इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन है दैट इज समवट टेक्निकल एंड किसी हद तक थोड़ा बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल नहीं है बट जस्ट लिटिल बिट इट रिक्वायर्स योर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। तो जो इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आप इन्फर करते हैं। आप लोगों ने एक इडियम सुना होगा, रीड बिटवीन द लाइंस। सुना है आप लोगों ने रीड बिटवीन द लाइंस? हैव यू हर्ड ऑफ इट? यस। सो रीड बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब है? Zamar is saying analyze. The meaning of read between the lines is, Fatima Mushtaq ने लिखा है, to find out the hidden meaning. Hidden meaning आप तब understand कर सकते हैं जब आप उसको समझें properly. तो उसके लिए इस पूरे के पूरे पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पैसेज पढ़ लें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये साइंस फिक्शन स्टोरी से लिया गया है। एंड आई एम गिविंग यू द टिप हियर कि अगर इन्फ्रेंस क्वेश्चंस हो, इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन हो, उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of PGC looking at the examples आपको आइडिया दे देंगे। नॉर्मली जो इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन होती है ना, उसमें जो सेंटेंसेस में जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल से आपको क्लू मिल सकता है कि ये हिडन मीनिंग क्या है। आई होप यू गॉट दैट। तो इस पैसेज को आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे एंड देन एट द एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन बाय फाइंडिंग द हिडन मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में बाय द वे ना तो साइंस लिखा हुआ है, ना तो फिक्शन लिखा हुआ है, ना तो स्टोरी लिखी हुई है। यू नीड टू फाइंड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Do art and beauty affect our practical life and morals? Justify whether you agree or disagree. इस सवाल का जवाब कैसे देंगे आप लोग स्टूडेंट्स? मैं फिर आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं to give me the answer through chat box. I would request new students to participate this time. I would request new students to participate this time and give me the answer through the voice. सर इसमें ना हमें ऑथर हमें ये बताना होगा कि हम ऑथर से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अगर हम एग्री करेंगे तो फिर उस सेंस में हम अपने आर्गुमेंट्स देंगे, अगर डिसएग्री करेंगे तो फिर भी हम उसके अकॉर्डिंग अपने आर्गुमेंट्स देंगे। Right, good. Mohammad Tawseek, I am giving opportunity to you now. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली इस पे ये है कि आर्गुमेंटेटिव है, इसमें आपको वेदर ऑथर के साथ जाना होगा या फिर उसके अगेंस्ट बताना होगा कि इस पैसेज में क्या जैसे यहाँ पे डू आर्ट एंड ब्यूटी इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल लाइफ, तो डेफिनेटली सर आपने अपना बताना है, एग्री करें या डिसएग्री करें अकॉर्डिंग टू दैट सर। ओके जी राइट स्टूडेंट्स। अब मैं सना कासिम वांट्स टू, सना कासिम चलो मैं आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, यू कैन आल्सो आंसर। यस सर। हेलो जी सर इसमें एक तो हो सकता है कि इसमें कोई ऑथर का, कोई राइटर का कोई स्टांस हो इस पैराग्राफ के अंदर, तो हम फिर अपनी इसके अकॉर्डिंगली अपनी ओपिनियन देंगे अपनी उसके बारे में, इस पूरी स्टेटमेंट को लेकर। ठीक राइट गुड। ओके जी स्टूडेंट्स, गुड पार्टिसिपेशन, आई लाइक इट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। मैं पहले लिख रहता हूँ चैट बॉक्स में, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या। अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन इसको कहते हैं, अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन है क्या? चैट बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन विच candidate is involved. When candidate is involved, that type of comprehension is called applied comprehension. तो इसमें आपको कैसे इन्वॉल्व किया गया? आपसे पूछा गया है जस्टिफाई वेदर यू एग्री और डिसएग्री, जस्टिफाई वेदर यू एग्री और डिसएग्री। तो वो एक आपने देखना है कि डू आर्ट एंड ब्यूटी अफेक्ट आवर प्रैक्टिकल लाइफ एंड मॉरल्स, और ये बेसिकली ये जो पहले स्टेटमेंट है, दिस इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो आप इस पैसेज को जब पढ़ते हैं, द बेसिस ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द बेसिक पैसेज। वो मेन जो बाउंड्री है ना, दैट वुड बी योर पैसेज। उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए उसी से आपने अपना आइडिया लेना है, वेदर यू एग्री और यू डिसएग्री। So these are actually the 4 types of the comprehension questions that you will face in the examination. Do you have any question regarding the 4 types of comprehension? मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ,
और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वी आर गोइंग प्रैक्टिकली स्टार्ट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उमर शहजाद इज सेइंग सर पहला वाला रिपीट कर दें. द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन. वो वाली कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपसे किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है या किसी फ्रेज, छोटे फ्रेज का मीनिंग पूछा जाता है. So the author or the paper checker does not expect you to write the dictionary meaning. That is never expected at all. बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि उस वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है. अभी आपने एक पैसेज किया था जिसमें एक वर्ड था accustomed peg. You remember that? So this is the example of lexical comprehension. तो आपने वो जब सेंटेंस रीड करते हैं, जो 2-3 लाइंस रीड करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में उसके मीनिंग को ढूंढते हैं और then you write it in the shape of the answer. Is this okay? Umar Shahzad, it is okay? Good. Maria Bashir is saying, sir, please repeat the last one. The last one is the applied comprehension. Applied comprehension उस किस्म की comprehension को कहते हैं in which the candidate is involved to give logical reasoning. समझ आ रही है आपको? In which the candidate is involved to give logical reasoning within the ambit of the passage. पैसेज से ही कोई चीज लिया जाएगा, उस पे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा या उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि आपके प्लान्स क्या है फॉर एग्जांपल, या आप कौन सी चीज को कैसे करेंगे. एक 2018 का पेपर है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. उसमें भी 2 जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं. इज इट ओके मारिया? Zeb Baloch, interpretive and inference are the same. Okay, Zamar ने कहा what do you mean by candidate is involved? Candidate involved से मुराद जमार ये है कि जिसमें आप भी एग्री और डिसएग्री करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपकी ओपिनियन ली जाती है, जस्टिफाई वेदर यू एग्री और डिसएग्री. वैसे तो आपने लिखना है, वो पैसेज में हर चीज लिखी हुई है, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट. लेकिन व्हेन यू आर इन्वॉल्व और आप एग्री करें डिसएग्री करें, दैट इज द क्वेश्चन. फैजान ने कहा कि सर थर्ड वन रिपीट कर दें. द थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन. इसको हम इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं. इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन और इन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंशन इस किस्म की कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें आपने पैसेज को पूरा पढ़ के इन्फर करना है और इसका आंसर जो है आपके सेंटेंस की शक्ल में क्लियर कट नहीं लिखा होता. जस्ट लाइक रेफरेंस कॉम्प्रिहेंशन, यू नीड टू फाइंड इट आउट बाय फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इट टोटली एंड देन comprehending it and then giving the answer. Okay जी स्टूडेंट्स, कितनी 5 मिनट की ब्रेक दूं आपको? 5 मिनट ब्रेक इज ओके या क्लास 9 बजे तक लगातार चलाता रहूं? आई हैव एनर्जी टू गो विद दैट. डू यू नीड ब्रेक या कंटिन्यू करूं 9 बजे तक? कैरी ऑन. ओके गुड गुड. चलिए let's start with the next portion.